नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कविशा के घर रिश्ते वालों का आना और आना अमाल का। फिर से एक बार कविशा और अमाल का आमना सामना होना, वो भी आंखों में आग लिए। अमाल का अपनी बात मम्मी से कहना, मम्मी का उसे देखकर उसकी बातों से परेशान होना और कविशा का फिर से अमाल की बातों को हवा में उड़ा देना। बस यही था पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चला जाए। जब अपने स्कूटर को कविशा ने बाहर की तरफ मोड़ा ही था कि उसने स्कूटर को रोक दिया था। सामने स्कॉर्पियो थी और उसके अंदर बैठी थी अमाल, अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए, अपनी वाइट शर्ट पर ब्राउन जैकेट पहने। उसे देखते ही कविशा की भौं पर ताव आ गया था। अपनी जॉलाइन पर दबाव देते हुए उसने स्कूटर खड़ा किया था और अमाल स्कॉर्पियो से बाहर हुई थी। तुम फिर यहाँ? कविशा ने लाल आंखों के साथ कहा था। हाँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाओगी तो आना ही तो पड़ेगा ना, बात करने के लिए। अपनी आंखों से चश्मा निकाल लिया था अमाल ने अपनी बात कहकर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और मैं तुम्हारा फ़ोन कभी नहीं उठाऊंगी, समझी तुम? ठीक है, मत उठाओ, मत करो, लेकिन मेरी सुनोगी तो ना? अमाल के शब्द बहुत नॉर्मल थे। क्यों? हाँ, क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? ज़बरदस्ती है क्या? कविशा ने मुंह बिगाड़ कर कहा था। हाँ, है ज़बरदस्ती। अमाल की इस बात ने जैसे कविशा के कानों में अंगारों का काम किया था। देखो मिस, तुम जो भी हो, आज तक मुझसे किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी नहीं की, सोचा भी नहीं है किसी ने, और ना कोई सोच सका है। तो तुम किस खेत की मूली हो ये मैं नहीं जानती और ना जानना चाहती हूँ। कविशा ने अपनी इंडेक्स फिंगर को फिर अमाल के चेहरे के आगे किया था। अमाल पहले उसके चेहरे और फिर उसकी उंगली को देखकर मुस्कुरा दी थी। मैं बहुत टेढ़ी हूँ और बहुत ख़तरनाक, तो मुझसे दूर रहो, समझी तुम? ये मजाक नहीं है जो तुम मज़े ले रही हो। अमाल को मुस्कुराता देखकर कहा था कविशा ने। अरे बोलती रहो, चुप क्यों हो गई? मुझे तुम बहुत अच्छी लगती है बोलते हुए। और बातें करेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे और तभी तो एक दूसरे के करीब आएंगे। अमाल ने अपनी गर्दन नचाते हुए कहा था। तुम्हारा दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है क्या, या बचपन से ही ऐसी हो पागल? हाँ, मैं बचपन से ही पागल हूँ और उतनी ही जुनूनी भी, लेकिन पूरे सेंस में हूँ। और तुमसे जो भी कहती हूँ पूरे सेंस में कहती हूँ। कविशा अपने स्कूटर की तरफ चलने लगी थी और उसी के पीछे हुई थी अमाल अपनी बात कहते हुए। और मैं भी अपने पूरे सेंस में होकर तुमसे ये कह रही हूँ, मना कर रही हूँ, चुपचाप दूर रहो मुझसे और चुपचाप मेरे रास्ता छोड़ दो, समझी? कहीं और जाओ। और ख़बरदार ख़बरदार मेरे रास्ते में दोबारा आई तो, और मेरे घर में जाकर अपनी हरकत तुमने दोहराई तो ख़बरदार, खबरदार जो तुमने ये दोबारा किया। अपने दांतों को न जाने कितना पीसा था कविशा ने ये कहकर। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो। अमाल ने सीधा कहा था। मतलब जब भी मेरी शादी की बात कही होगी तो तुम उस पर अपनी ये सो कॉल टांग अड़ाओगी? अपना चेहरा झटक कर कविशा ने अपनी बात कही थी। हाँ बिल्कुल, अमाल ने बेबाकी से मगर सॉफ्टनेस से कहा। अमाल के इस इकरार ने कविशा को हैरानी से शॉक कर दिया था। तुम ये सब क्यों कर रही हो और क्या हासिल होगा तुम्हें ये सब करके? एक बार और अमाल की आंखों में आंखें डालकर कविशा ने अपनी बात कही थी और उसके करीब हो गई थी, इतनी करीब कि उसकी चिन तक पहुंच गई थी। और अमाल का सर फिर से झुका था कविशा के आगे। जितना अमाल का सर झुका था उतना ही ऊपर उठाया था कविशा ने। तुम हासिल होगी। अमाल के ये कहते ही कविशा ने अपने कदम पीछे ले लिए थे। देखो, ये मेरी ज़िंदगी है, इस पर कोई भी अपनी नहीं चला सकता। ये मेरा दिल है, समझी तुम? जिसे चाहूँगी इसमें रखूँगी, जिसे चाहूँगी निकाल कर फेंक दूँगी। और तुम्हें तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। तो तुम क्यों मेरी ज़िंदगी पर अपनी चलाने लगी हो? हाँ, क्यों मेरे दिल पर अपना हक रखने लगी हो? मेरे दिल और मेरी ज़िंदगी पर भी किसी की नहीं चलती थी तुमसे मिलने से पहले। अमाल की इस बात पर
उसे घूरते हुए बिना कुछ कहे कविशा अपने स्कूटर की तरफ बढ़ी थी और इसे स्टार्ट करके घर की तरफ निकल गई थी और उसे जाता देखती रही थी आमाल मुस्कुराते हुए। कविशा ने घर का डोर नॉक किया था। मम्मी ने दरवाज़ा खोला था। मम्मी, पूछ के तो खोला करिए दरवाज़ा। कविशा ये कहते हुए अंदर बढ़ी थी, तभी सामने सोफे पर नज़र पड़ी थी उसकी। अमन, तुम तुम कब आए? कविशा के चेहरे पर स्माइल थी और वो कविशा का दोस्त था, सबसे करीबी दोस्त। कविशा ने जाकर उसे गले से लगा लिया था। बस 2 घंटे पहले ही आया, अमन ने जवाब दिया था कविशा की बात का। ये दोनों सोफे पर बैठे अब बातें करने लगे थे। प्रिया को अमन ना जाने क्यों भाता नहीं था। वो उसे नाजुक कली कहा करती थी, लेकिन मम्मी को वो प्रिया के लिए बिल्कुल सही लगता था। इसलिए सामने बैठी प्रिया इसे तिरछी निगाहों से घूर रही थी। एक बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा था, रॉ ज़मीन का टुकड़ा। उस पर 2 कमरे नाम मात्र बनाए गए थे। शायद ये एक विवादित ज़मीन थी जिसके लिए लड़ाई चल रही थी। तभी अपनी स्कॉर्पियो को एक बड़ा सा राउंड देते हुए आमाल ने रोका था। अपनी जैकेट के अंदर अपनी गन को सेट करते हुए अपनी स्कॉर्पियो का दरवाज़ा खोलकर अपने कदम ज़मीन पर रखे थे अमाल ने। दूसरी तरफ से उदय भी बड़े टशन में निकला था। अमाल के पीछे ही एक टेबल था जिसके आमने सामने चेयर्स थी। राइट वाली चेयर पर अमाल जाकर फैल गई थी, बड़े आराम से बैठ गई थी और सामने खड़े दूसरे गैंग के मेंबर थे जो 5 थे और वो अमाल को देखकर किलस गए थे। बैठो बैठो, बैठने के लिए ये चेयर होती है ना, अगर नहीं बैठना है तो मत बैठो, क्योंकि मुझे टाइम बर्बाद करने की आदत नहीं है। सीधी बात बोलूँगी, ज़मीन से दूर हो जाओ अपना बोरिया बिस्तर लेके, वरना तुम में से कोई बैठने लायक नहीं रहेगा। अमाल की बात पर उदय ने एक मजाक या हंसी के लेकर इन लोगों को देखा था। क्यों बे, ज़्यादा हंसी आ रही है तुझे? उनमें से एक ने अपनी गन निकाल कर उदय पर तान दी थी, मगर उदय बहुत निडर था। आफ्टर ऑल वो अमाल का दाहिना हाथ जो था, डरता था तो अमाल से डरता था। कमाल है यार कलवा, तेरे ये बच्चे खिलौने भी पुराने लेकर घूमते हैं। हाँ, चेक कर ले कहीं जंग वंग तो नहीं लग गया उसमें। इनकी गन से ज़्यादा नया तो मेरा नाम है AK। भूल गया है क्या तू, जो इन्हें तूने बताया नहीं है? हाँ, ये कहकर अमाल खड़ी हुई थी और उस गन को पॉइंट करने वाले आदमी को देखा था। आइंदा अगर गन तानी ना तो हाथ तानने लायक रहेंगे नहीं, समझा बच्चे? अपना चश्मा अपनी आँखों पर लगाकर फिर इस ग्रुप के मास्टर को देखा था अमाल ने। सोच ले एक बार और, तुझे टाइम दे रही हूँ मैं सोचने का। यह कह के अमाल आगे बढ़ी थी और उदय भी अपनी कॉलर को ऊपर उड़ाते हुए पीछे अमाल के चला था और इन सबको मुंह चिढ़ाकर। और ये दोनों आकर अपनी स्कॉर्पियो में बैठे थे और फिर से धूल उड़ाते हुए अपनी राह पकड़ी थी इस ब्लैक स्कॉर्पियो ने। मम्मी किचन में खड़ी कुछ पकौड़ियाँ तल रही थी। लाइए दीजिए मम्मी, मैं करती हूँ। कविशा ने मम्मी के हाथ से डो लेने की कोशिश की थी। नहीं नहीं, तू रहने दे, तू जा अमन के पास बैठ, उससे बात कर, मम्मी ने कहा था बड़े प्यार से। वाह क्या बात है, इतने प्यार से तो आप मुझसे भी बात नहीं करती। कविशा ने ये कहते हुए एक प्याज की भजिया को लेकर मुंह में डाल लिया था। तेरी ये आदत छूटेगी नहीं, जहाँ जाएगी वहाँ यही नाम करेगी क्या? मुझे कहाँ जाना है मम्मी, कविशा ने अपना मुंह चलाते हुए कहा था। शादी करके दूसरे ठिकाने नहीं जाना तुझे? अच्छा सुन, तू अमन से तो बात करना प्रिया के लिए एक बार, मम्मी ने धीरे से कविशा से कहा था। ठीक है, मौका देखकर मैं बात करती हूँ, अभी तो खाना दो मम्मी, बहुत तेज़ भूख लगी है। और ये लोग अब खाना खाने और खिलाने में बिजी हो गए थे। अंधेरे ने पकड़ मजबूत कर ली थी। रात के अंधेरे में ये हवेली पीले रंग की रोशनी लिए चमक रही थी। पौधों के नीचे नीचे जो लाइट्स लगाई गई थीं, उसमें ये पेड़ अलग इतरा कर खड़े थे। उस फव्वारे में लगी लाइट भी पानी को अलग चमक दे रही थी और उस चमक में वो मूर्तियाँ न जाने अपनी आकार, अपनी आकृतियों और अपनी मुद्राओं पर शायद थोड़ा ज़्यादा इतरा रहे थे। दूर चल रहे जनरेटर की आवाज़ ज़रा हल्के हल्के कानों में पड़ रही थी।
अपनी हवेली के लॉन में चारपाई लगाए अम्मा बैठी थी और ज़मीन पर एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी लगाए अमाल ठीक अपने मम्मी के पास आगे बैठी थी, सफ़ेद कुर्ते पायजामे में। मॉम उसके सर में ऑयल की चम्पी कर रही थी और आज की दिनचर्या अमाल अपनी मॉम से साझा कर रही थी। बालों को सूखी हरर के पेड़ की तरह बना लिया है। हाँ, उंगलियों को तेल में डुबाकर अमाल के सर में रगड़ा था मॉम ने। मॉम, नज़र लगाएंगी क्या आप? वाह, अब माँ की भी नज़र लगने लग गई। हाँ, मॉम की बात पर अमाल मुस्कुरा दी थी। अच्छा, बात हुई तेरी उससे? मॉम ने पूछा था। हाँ मॉम, हुई तो थी। ये तो बता, दिखती कैसी है? कौन मॉम? वाह, इतनी भी अनजान ना बन अपनी मॉम से। क्या नाम बताया था तूने? हाँ, चांदनी। मॉम ने सर को रगड़ते हुए कहा था। नहीं मॉम, चांदनी नहीं। चांदनी तो वो होती है जो पड़ती हर जगह है, हर शय पर है, मगर मिलती किसी को नहीं। वो तो कविशा है जिसे खुद लिखा जाता है अपना बनाकर। अमाल ने लबों के साथ साथ आंखों में भी खुशी भर कर कहा था। हाँ हाँ, वही। कैसी दिखती है? मॉम ने पूछा। कहाँ दिखती है मॉम? अरे रंग कैसा रखती है? हाँ, जब 50 लड़कियों में बैठे तो अलग दिखनी चाहिए। दवा रंग तो नहीं है उसका? मॉम ने फिर पूछा। पता नहीं मॉम, अमाल ने जवाब दिया। अच्छा, तूने ये भी नहीं देखा कि रंग गोरा है या काला? मॉम ने फिर से पूछा। ये नहीं पता मॉम, बस इतना पता है उजली है, बहुत उजली। हाँ हाँ, फिर तो गोरा ही हुआ। उजला और गोरा एक ही बात है। आमाल अपनी मॉम की बात पर मुस्कुरा दी थी। अच्छा ये बता, आंखें बड़ी बड़ी है ना? और नाक? नाक मोटी तो नहीं है, वरना सारी खूबसूरती को भद्दा बना देती है। मैंने कभी उनकी तरफ देखा नहीं मॉम कि उनका साइज और बनावट कैसी है। अमाल की आंखें बंद थी और वह मुस्कुरा कर अपनी मॉम की हर बात का जवाब दे रही थी। ये क्या बात हुई भला? हाँ, कहीं भूरी आंखें तो नहीं हैं? हाँ, देख, जिनकी आंखें भूरी होती है ना, वो किसी एक की नहीं होती। मॉम अपनी बात कहे जा रही थी और अमाल मुस्कुराए अपनी मॉम की बात सुनती चली जा रही थी। मॉम, बस एक बार उसे मेरा होने दो, फिर वो कहीं जा ही नहीं पाएगी, कहीं भी नहीं। अब अमाल की बात पर मुस्कुराई थी मॉम। वाह, क्या बात है, चलो देखते हैं, मॉम ने कहा। क्यों मॉम, आपको अपनी बेटी की चॉइस का पता नहीं है? हाँ हाँ, बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। और ये दोनों सॉरी, ये दोनों अपनी बातें करते नज़र आए थे। सुबह हुई थी, एक मखमली सुबह। सर्दियाँ लगभग शुरू हो रही थीं। कविशा बैकरी जाने के लिए रेडी थी। रुको कवि, मैं भी चलता हूँ। जल्दी से अमन ने टोस्ट को मुंह में डालकर कहा था। आराम से खा ले भाई, कविशा ने बैग ठीक करते हुए कहा। अपनी स्कॉर्पियो को वहीं खड़ा किए आमाल कविशा की झलक का रास्ता तक रही थी। आज ब्लैक आउटफिट में थी अमाल। तभी उसकी नज़र का सुकून रुका था अपने मरकज़ पर। अपने बालों को पीछे करते हुए कविशा हंसते हुए घर से निकली थी और कुछ कह रही थी। तभी अमाल की आंखों ने अमन को देखा, जो कविशा की बात पर खिलखिलाकर हंसा था और उसके पीछे ही आ रहा था। अमाल के कानों में तनाव खिंचा था, उसकी जॉ लाइन टाइट हो गई थी, सीने ने एक जलन वाली सांस ली थी और उसे बूस्ट किया था जब अमन ने स्कूटर पर बैठकर कविशा से पीछे बैठने को कहा था और कविशा उसके पीछे बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख चुकी थी। आमाल के सेल्स ने उसे बेचैन करवा दिया था। उसने स्कॉर्पियो को पीछे घुमाया था और अपने ऑफिस की तरफ अपना ये भाव, अपना ये दिल का हाल लिए बढ़ गई थी। थोड़ी ही देर में अमाल अपने ऑफिस पहुंची थी। उसकी भौं की कमान ऊंची हुई पड़ी थी और अपनी चेयर पर बैठकर अपनी सिगरेट जलाकर होठों से लगाई थी उसने। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य बार बार फ्लैश कर रहा था। वो कविशा का हाथ जो अमन के कंधे पर था, जैसे किसी चाबुक की तरह उसके दिल पर बार बार बरस रहा था और उसके दिल को चीर रहा था। तभी उदय ने ऑफिस में कदम लिए थे और दरवाज़ा खोलकर, अरे
बॉस आप इतनी जल्दी, क्या हुआ? उदय अमाल के चेहरे सॉरी यार मेरा थ्रोट। उदय अमाल के चेहरे को समझ गया था। बात तो बड़ी लंबी कहना चाहता था, मगर अमाल के गुस्से वाले चेहरे ने उसकी बात को आधा कर दिया था। क्या हुआ बॉस, कोई प्रॉब्लम है? हाँ बस एक बार बोलो, अभी उड़ा देता हूँ उस प्रॉब्लम को मैं। अमाल ने अपनी गुस्सैल आँखों से उदय पर देखा था। वैसे बॉस आपको मानना पड़ेगा, हाँ हाँ दिल लगाया भी तो इतनी ऊंची जगह, वो आसमान के पीछे। उदय ने ये कहकर अपनी फिंगर सीलिंग की तरफ की थी और अमाल बस उसे घूर रही थी। बॉस ये सिगरेट पे इतना जुल्म क्यों? हाँ बस करो, इसे छोड़ दो ना अपने हाथों से, उदय ने कहा था। उदय तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता थोड़ी देर? हाँ, अमाल ने चिढ़कर सिगरेट का एक गस लेते हुए कहा था। प्रॉब्लम क्या है बॉस? तू नहीं समझेगा, चुप, मुंह बंद रख अपना। और अमाल उठी थी ये बात कहकर अपनी स्कॉर्पियो की चाबी उठाए बाहर की तरफ बढ़ गई थी और अपनी स्कॉर्पियो को स्टार्ट किए। फिर से धूल उड़ाई थी उसकी ब्लैक स्कॉर्पियो ने। तो आज का एपिसोड पूरा हुआ। फ्लो के बोलने के चक्कर में मेरा थ्रोट फिर से। एनीवेज अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए रोज़ सुनने के लिए, और अगर कर लिया है तो वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बढ़ावा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी और फिर चैनल भी तो लार्ज हो जाएगा ना। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे जल्द, उसके लिए दुआ करिए। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।